दो लास्ट अपन ने कहां तक क्लियर है? इस चैप्टर में अच्छा ये पढ़ देता फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन लिख लिया था कि इसका लिखना है, हेडिंग डाल दी। हाँ आपने बताया था तीन कौन कौन से होते हैं। ठीक है तो दो दो लाइन छोड़ के लिख लो। एक तो लिख लो गोइंग कंसर्न, एक लिख लो कंसिस्टेंसी और एक लिख लो एक्चुअल कंसेप्ट। ये तीन थे ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्चुअल बेसिस। बताओ तो गोइंग कंसर्न क्या बताती है अभी? लिख लो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। लिखो इस गोइंग कंसर्न में बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड। और लिख लो फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज, इसमें लिख लो आगे एक लाइन ना, फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज, फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज ऑन सच अजम्पशन, फिक्स्ड एसेट्स आर परचेज ऑन सच अजम्पशन, ऑन सच अजम्पशन, परचेज ऑन सच अजम्पशन। जो गोइंग कंसर्न आपको ये बताता है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा। आप सीजन के सौदागर नहीं बन सकते। मतलब गर्मी आई तो जूस की दुकान कर ली, सर्दी आई तो आपने ये फैन बंद कर दी, सर्दी आई तो आपने फ्रूट्स की दुकान, ड्राई फ्रूट्स बेच ली, ये नहीं कर सकते। आपको सेम बिजनेस कंटिन्यू करने का पड़ेगा पूरे साल, और आगे आने वाले अपकमिंग ईयर जितने भी साल है उन सब में यही बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। आपने जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी है वो इसी के लिए परचेज करी, इसी बिजनेस में आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है, फिर लिखो कंसिस्टेंसी। वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें सीजनल बिजनेस ही कहा जाएगा। वो बिजनेस की रेगुलर जो बिजनेस होते हैं उसकी कैटेगरी में वो नहीं आते, उन्हें सीजनल बिजनेस ही कहा जाएगा। लिखो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में लिखो आप रूल रेगुलेशन, लिखो रूल रेगुलेशन कॉमा पॉलिसी, रूल रेगुलेशन कॉमा पॉलिसी, रूल रेगुलेशन कॉमा पॉलिसी will be same throughout the year, will be same throughout the year. It can be changed, it can be changed, it can be changed when profitable, comma government requirement, it can be changed when profitable, comma government requirement, comma books of account more appropriate, comma books of account more appropriate. मतलब आपने जो बिजनेस में रूल रेगुलेशन, पॉलिसी, प्रोटोकॉल, मेथड, फॉर्मूला जो भी आपने काम में लिए हैं वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेंगे। अगर आपने कहा है कि हम कैश बेसिस पे काम करेंगे तो आप पूरे साल कैश बेसिस पर ही काम करोगे। ऐसा नहीं है 3 महीने आपने क्रेडिट सिस्टम पे काम करा, फिर आप कैश पे आ गए, फिर दोबारा क्रेडिट पे आ गए। जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड पढ़ा है अपन ने, 2 कौन कौन से पढ़े? स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अगर आप एसएलएम से गो थ्रू कर रहे हो तो आप थ्रू आउट द ईयर और अगले साल भी एसएलएम से करोगे। अगर आप डब्ल्यूडीवी से जा रहे हो तो किससे करोगे? डब्ल्यूडीवी से जा रहे हो
लेकिन इनको क्या कभी चेंज नहीं कर सकते? तो बोलोगे नहीं जी, चेंज कर सकते हैं। ऐसा चेंज करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा चेंज करना प्रॉफिटेबल हो। अगर आप कैश सिस्टम पे ही काम कर रहे थे, आपका सामान ज्यादा नहीं बिक रहा था, तो आपने मार्केट एनालिसिस किया, तो आपको पता लगा कि उधार भी बेचना चाहिए जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, तो आप उधार में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा चेंज करना गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो, गवर्नमेंट ने कहते ये चेंज करना है, तब आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे याद है 8 नवंबर 2016, आपको तो क्या याद होगा, याद है क्या होता है इस दिन? डिमोनेटाइजेशन। मोदी जी आए थे 8 बजे, और आगे आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट चलन में। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मैं तो उस टाइम बच्चा था, मेरे तो पता नहीं, मैं तो उसी नोट में काम करूंगा, थोड़ी हो सकता है। या मैं उस टाइम न्यूज नहीं देखी थी। तो ऐसा चेंज करना गवर्नमेंट की, फिर गवर्नमेंट ने 2000 के नोट ही बंद कर दिया ना, रनिंग में है, देखते हुए नोट। अरे बोलो, कैसे कह सकते हो मेरा पिंक कलर मेरा फेवरेट है, मैं तो इसी में काम करूंगी। तो ऐसा चेंज करना अगर गवर्नमेंट की क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसको चेंज करना ही पड़ेगा। ऐसा चेंज करना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को मोर अप्रोप्रिएट शो करे, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। मोर अप्रोप्रिएट मतलब, अपन ने कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस पढ़ा था अपन ने, इसमें एक एग्जांपल पढ़ा था कैलकुलेटर। ले आएंगे बोलते हैं, बताओ आप लोग सभी कैलकुलेटर ले आएगा सारे बच्चे? तो बताओ कैलकुलेटर का जो एक्सपेंस है वो फिक्स एसेट्स है या रेवेन्यू एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू एक्सपेंस? पहले तो कैपिटल एक्सपेंस की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? वन टाइम एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिसका रेगुलर परचेज सेल नहीं करते। और रेवेन्यू एक्सपेंस पूरे साल का खर्चा, साल में बार बार जो खर्चा होता है वो कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो बताओ कैपिटल एक्सपेंस कौन सा है, सॉरी कैलकुलेटर का खर्चा कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस? कौन सा? एक सॉरी बोलो एक साथ, पक्का? कौन सा एक्सपेंस? कंफर्म ना? ठीक है। अब एक बार जस्ट इमेजिन योर बैलेंस शीट, जिसमें आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिख रखी है 15 लाख, फर्नीचर लिख रखा है 10 लाख, मशीन लिख रखी है आपने 9 लाख, और उसके बाजू में लिख रखा है कैलकुलेटर 350 रुपए, डेप्रिसिएशन घटा के और लिख रखा है फिर 35 रुपए। तो बताओ ये कैलकुलेटर यहां है तब ज्यादा अच्छा लग रहा है, या यहां नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा? बोलो, तब ज्यादा अच्छा लगेगा या नहीं होगा तब ज्यादा अच्छा लगेगा? इसीलिए कैलकुलेटर को कैपिटल एक्सपेंस नहीं मानेंगे। कौन सा एक्सपेंस मानेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे। कंसेप्ट पढ़ेंगे मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट यही बताती है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो करना चाहिए, लेकिन उसके मैटर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना चाहिए। जो जितना ज्यादा मैटर करेगा उसको उतना अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। ज्यादा ऐसे मान लो, वैसे तो खूब सारे खर्चे होते हैं, तो अगर वो ही लिखते जाएंगे तो बैलेंस शीट बढ़ जाएगी लेकिन टोटल नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा चेंज करना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को मोर अप्रोप्रिएट शो करता हो, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो कैलकुलेटर को अपन रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे या कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे। आगे बोलो, गोइंग कंसर्न समझ में आया? ये क्या बताता है? बिजनेस विल कंटिन्यू लॉन्ग टर्म पीरियड तक रहेगा। कंसिस्टेंसी क्या बताती है? सेम मेथड रूल प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे थ्रू आउट द ईयर, लेकिन क्या इनको कभी चेंज नहीं करेंगे? कर सकते हैं। ऐसा चेंज करना प्रॉफिटेबल हो, ऐसा चेंज करना गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा चेंज करना बुक्स ऑफ अकाउंट को मोर अप्रोप्रिएट शो करे, तो अपन उसको चेंज कर। ठीक है। आपने 12th में पढ़ा हुआ कि बेटा कंसिस्टेंट पढ़ा करो रिजल्ट लेने के लिए। रिजल्ट आएगा ना भी आप लोगों का, सीबीएसई से बच्चे तो बैठे हो सारे, ठीक है? आप तो आरबीएस वाले, ठीक। फिर एक्रूड कंसेप्ट, अपने जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है वो बेस्ड किस पर है? कैश बेसिस पर है या एक्रूड कंसेप्ट पर? एक्रूड कंसेप्ट पे। तो लिखो, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर्ड। ट्रांजैक्शन आर recorded when they occurred. If payment is made or not,
चाहे आपने पेमेंट किया है या पेमेंट नहीं किया, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। या नीचे लिख दो और आगे, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। 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 आया इतना समझ? मतलब अपने जो अकाउंटिंग, वैसे और लिख लो नीचे, अकाउंटिंग के बेसिस होते हैं दो, नीचे लिख लो वैसे बीच में, अकाउंटिंग के बेसिस दो होते हैं। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्चुअल बेसिस। एक तो होता है कैश बेसिस, एक क्या होता है एक्चुअल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है कि कैश रिसीव्ड होगा तो रिकॉर्ड होगा, कैश पेमेंट होगा तो रिकॉर्ड होगा। एक्चुअल बेसिस में क्या होता है, इसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन आती है, सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, कैश ट्रांजेक्शन आते हैं। और इसमें कैश भी लिखा जाता है और साथ में क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन भी लिखा जाता है। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, ये कौन फॉलो करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो सब यही फॉलो करते हैं। प्रोफेशनल पर्सन। और जितने बिजनेसमैन होते हैं वो ये फॉलो करते हैं। तो अपन तो कौन सा फॉलो करेंगे, कैश बेसिस या एक्चुअल बेसिस? अपन तो प्रोफेशनल बनेंगे तो दुकानदार बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, तब कौन सा फॉलो कर लेंगे, एक्चुअल बेसिस। अपने डबल अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड है, वो कौन से पे है, एक्चुअल बेसिस पे। वो किस पर बेस्ड है, एक्चुअल बेसिस पे। याद रखना भाई, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है वो इसी पर बेस्ड है। लिख देना ब्रैकेट में, डबल अकाउंटिंग सिस्टम इसी पर बेस्ड है। इतना तो हो गया, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ये तीन ही है, इसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट ही स्टार्ट होती है। तो फोर्थ लिखो आप, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये अपन लिखी थोड़ी है, अभी तक लिखी नहीं ना। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, चलो आप में से बताओ मनी मेजरमेंट, मैडम आप बताओ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होती है, बताओ। नाम तो सुना हुआ है पक्का, बता दे तो फटाफट। नहीं बताओगी, मतलब आप बता दो। मनी, जो मनी को मेजर करता है मनी मेजरमेंट। कुछ भी डेफिनेशन तो सब पता है हमें। हाँ हाँ सर, हाँ ये कुछ हद तक सही है। हाँ इधर पीछे, कोई आइडिया नहीं है, कोई भी नाम ही नहीं सुना हुआ। जिन ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू होती है या जिन ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लिख लो, दोज ट्रांजैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, दोज ट्रांजैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of money, in terms of money, will be recorded। या ऐसे लिख सकते हो, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी, क्लास कब तक स्टार्ट होगी ना क्लास स्टार्ट यार? ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख रहे हो ना, लिख गया? चलो मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं, आप बताना कि इसकी एंट्री क्या होगी। आपका उषा को अपॉइंट किया अपन ने एज ए टाइपिस्ट, उषा अपॉइंटेड एज ए टाइपिस्ट, रुपीज
5000। एंट्री बताओ क्या होगी? ए सैलरी टू कैश, बी उषा टू कैश, सी सैलरी टू उषा, सैलरी टू उषा। और डी नॉट। बताओ। उषा अपॉइंटेड एज ए टाइपिस्ट ₹5,000 एंट्री हुई। सैलरी टू कैश, उषा टू कैश, बोलो बोलो यार, ऑप्शन में तो बता सकते हो, माइनस मार्किंग नहीं है, सारे चूज करने। हाँ बोलो, लड़कों बता दो चारों। सी, बी, बी बी म्हणजे उषा टू कैश, ठीक है। सी सैलरी टू उषा, ओके। हाँ ए सैलरी टू कैश, ये भी सही है। हाँ बी उषा टू कैश, ठीक है। बी बी फेमिनिज्म बी की तरफ है। हाँ ए सैलरी टू कैश, आप अलग कैसे? बी से तुक्का मार रहे हो मतलब, ठीक है सर, जो होगा वो ठीक चलेगा। बी उषा टू कैश, ठीक है। ए सैलरी टू कैश, बी ए एक्सपर्ट यूज से और पूछ लेते हैं। आप और बताओ तो भी, ले बताओ भी कृष्णा, आप बताओ भी, एंट्री बताओ डी। हाँ टाइप कर दो आंसर, या ए बी सी डी में से डी। कौन बता रहा है डी? सलोनी अग्रवाल, चेस्टा भी बोल रही है डी। पता नहीं इनको डी कैसे लग रहा है। सारे बच्चे डी बोल रहे हैं। अच्छा मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है या फेस टू फेस वाले? हाँ हाँ, आप सही समझ रहे हो। अरे किसी को काम पे रखने की एंट्री नहीं होती है, या तो उसे एडवांस पेमेंट करो तुम, तब एंट्री जाएगी उषा टू कैश, या 1 महीना हो गया है काम करते हुए, अब उसको सैलरी पे करी है तो सैलरी टू कैश। अगर उसने 1 महीना काम कर दिया है, पेमेंट नहीं किया है, तो भी एंट्री जाएगी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन बात करने की, काम पे रखने की, कल से काम पे आ जाना, उसकी एंट्री नहीं होती है। लिख लो ये, एक तो उषा अपॉइंटेड टाइपिस्ट, इसकी एंट्री नहीं होती है। आपने कोई ऑर्डर दिया है, ऑर्डर प्लेस, आपने फोन करके कहा है कि 4 चेयर 2 मेज 2 टेबल भेज देना, तो फोन करने की भी एंट्री नहीं होती है। या तो आपने पेमेंट कर दिया है, उसकी एंट्री होती है, या अगला सामान भेज दे, परचेज हो जाए, तब एंट्री होती है। बात करने की एंट्री होती है, एग्रीमेंट की कोई एंट्री नहीं होती है। तो एक लोग फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्ड, मतलब किसी को अपॉइंट करना, ऑर्डर देना, एक बार्टर सिस्टम भी रिकॉर्ड नहीं होता है। बार्टर सिस्टम है वो भी रिकॉर्ड नहीं होता है। 3 बच्चों ने सही जवाब बताया, सलोनी ने, चेष्टा ने, कृष्णा ने। बार्टर सिस्टम है वो भी रिकॉर्ड नहीं होता है। देखो एक्रू कंसेप्ट तो ये बताएगा कि आपने ये वाली एंट्री, मतलब उषा को कैश में पेमेंट करा है या नहीं करा है, वो मैटर नहीं करता है। उषा का 1 महीने आपके यहां पर काम करना जरूरी है, वो तो है एक्रू कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट ये बताता है कि ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना है जब उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। मतलब उषा को पेमेंट कर दिया वो भी रिकॉर्ड करना है, उषा ने काम कर दिया वो भी रिकॉर्ड करना है, लेकिन उषा से बात करी उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। दोनों अलग अलग है। मनी मेजरमेंट ये कहती है कि जैसे आपने परफॉर्मेंस, टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया, उसकी एंट्री नहीं होगी। टीचर को सैलरी ज्यादा पे करी, कम सैलरी पे करी, उसकी रिकॉर्ड होगी। आ गया समझ? मतलब आपकी परफॉर्मेंस है, क्वालिटी वाइज डेटा रिकॉर्ड। अकाउंटेंसी की एक वो आती है लिमिटेशन,
कि क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होती, क्वांटिटी रिकॉर्ड होती है। मैंने कितना बढ़िया पढ़ाया वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मेरे पढ़ाने के कारण तुम सारे फेल हुए, मुझे सैलरी पेमेंट नहीं हुई, वो रिकॉर्ड होगा। मेरे पढ़ाने से तुम लोग सारे पास हो गए, ज्यादा सैलरी पे हुई, वो रिकॉर्ड होगा। तो क्वालिटी मैटर नहीं करती। क्या मैटर करती है अकाउंट्स में? क्वांटिटी। मॉनेटरी वैल्यू लिखी जाएगी, क्वालिटी नहीं लिखी जाएगी। माल कितना बढ़िया क्वालिटी का है वो नहीं लिखा जाएगा, माल का आपने पेमेंट कितना करा है वो लिखा जाएगा। तो ठीक है, ये रह जाएगा याद। तो अगर आपसे कोई पूछे, आपसे वैसे जनरल एंट्री पूछते नहीं कि आप तो क्या पूछते हैं, वो 2-3 साल हो गए। जैसे आप जब 11th में हुए थे तब अड़ोस पड़ोस में अंकल आंटी जिन्होंने जिनके कॉमर्स रही हुई कभी जीवन में, उन्होंने आप लोगों से एंट्री वगैरह नहीं पूछी? सच्ची में मैं बैच में पूछता हूँ, ऐसे तुम्हें कुछ नहीं पूछा मतलब कि बेटा तुमने कॉमर्स लिया, आपने कहते हाँ अंकल कॉमर्स लिया, चल ये एंट्री बता। तो एक फेमस एंट्री है, पूछा। हाँ, ये पता नहीं उन अंकल को एक एंट्री याद है सबको कि घोड़ा खरीदा, चल एंट्री बता इसकी। अब बच्चे ने कह दिया हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो चालू हो गए उसके ऊपर, तेरे मास्टर से पूछ के आना हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश क्या पढ़ती है फलाना ना, ये पूछा होगा। फिर तुमने जाके टीचर से पूछा होगा, डिकेबल में था, लाइव स्टॉक बोलते हैं उसको। हाँ, ये फेमस एंट्री है। आप लोगों से नहीं पूछी ऐसा? या तुम लोग जवाब ही ऐसे देते हो कि कोई तुमसे बात करना पसंद नहीं करता है? पता नहीं यार, बड़ा ऐसे पूछते हैं। अब तुम हो गए ना फर्स्ट ईयर में, अब मैं 4-5 एंट्री बता दूं तुम्हें, तुम जाके अड़ोस पड़ोस से मस्त बच्चों की लेना एकदम बढ़िया, पूछना कौन कौन 11th में हुआ है, इधर जो साइड में आओ तुम लोग कॉपचे में, फिर उनसे पूछना 2-4 बातें, ठीक है ना। एक तो कौन सी एंट्री रख ली अपन ने? उषा अपॉइंटेड जैसे टाइपिस्ट। अब जाके मोहल्ले में जो भी बच्चे ने उन सबकी बढ़िया लंका लगा देना कि अच्छा कॉमर्स चालू हो गई तुम्हारे, एंट्री सिखा दी, बता उषा अपॉइंटेड एज टाइपिस्ट, मस्त है ना। एक कौन सी घोड़ा खरीदा वाली, ये क्या खरीदा? घोड़ा। तो तुम लोग भी याद रखना उषा अपॉइंट, वो तुमसे पूछा, तुम्हें तो आंसर आना चाहिए कि उसकी एंट्री नहीं होती है, और पूरा क्लियरिफिकेशन के साथ पढ़ाना। कौन सी कंसेप्ट बताओगे? है ना, कौन सी कंसेप्ट? मनी मेजरमेंट। फिर उसको 2 बातें और ऐड करना, ये और सुन ले, ऑर्डर प्लेस की भी एंट्री, और सुन ले बार्टर सिस्टम की भी एंट्री, है ना। मम्मी को मना कर देना ये कटोरी के अंदर दही डाल के मत भेजागा, एंट्री तो होती है नहीं इसकी। बार्टर सिस्टम होता है ना, फिर चॉकलेट वापस आती है, नहीं इसकी एंट्री तो होती है नहीं। चलो तो मनी मेजरमेंट रह जाएगा। तो याद, घोड़ा खरीदा, लेकिन लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। और किसी से नहीं पूछा कुछ जन एंट्री के रूल वगैरह? सच्ची बताओ। तो ये मुहिम आप लोग चालू करो, ठीक है ना। अड़ोस पड़ोस रहते होंगे कॉमर्स के बच्चे, जानते तो होंगे ना, वो आप लोग ऐसे सीनियर नहीं बोलते, दीदी नहीं बोलते, आप लगते नहीं हो दीदी जैसे, ऐसा तुम लोगों ने खुद ने कॉमर्स का सत्यानाश कर रखा है यार। थोड़ा एटीट्यूड में रहा करो। जो बच्चा 11th का तुम्हें पता लगे कॉमर्स का, उसे सीधा जवाब मत दिया करो, वो 4 बार प्लीज बोले तब बताया करो उसे, ठीक है ना। और मेरे से पूछ जाया करो, 2-4 एंट्री मेरे से जाते हैं, पूछ जाया करो कि सर आज क्या पूछना है उनसे। चलो ले आगे, है? और तुम्हें जब बराबर जवाब आना चाहिए बस। लिखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तुम्हारा तो पता नहीं, हमारे तो अभी तक मतलब जो गांव में कभी जाते हैं, कभी ऐसे फैमिली फंक्शन होता है, तो हमारी तो अभी तक इज्जत ली जाती है। तुम लोगों ने टेबल याद कर रखी होगी, याद है तुम्हें टेबल? कहां तक याद है? किसी को 12 तक, 15 तक, किसी को 20 तक होगी। चलो मान लो जो अच्छा पढ़ने उसको 40 तक उसने याद कर रखी होगी, ठीक है। पता है हमें कौन से टेबल पूछते हैं? मुझे है, मेरे पूछते हैं कि हमारे साथ जयपुर पढ़ाता है, हाँ जयपुर। कौन से बच्चों पढ़ा? बड़े बच्चों पढ़ा दे। कौन से बच्चे? कौन से बड़े बच्चे? जो 12th के बाद जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, 2.75 की टेबल बताइए, कौन सी टेबल? 2.75 की टेबल। अरे यार, ये है याद? इसकी टेबल भी होती है, ऐसा कुछ होती है। 1.25 की टेबल भी होती है, 1.5 की भी होती है, 1.75 की होती है, 2 और उन्होंने याद और कर रखी है। समस्या ये है, तो कोई अंकल जैसा आदमी है, कोई ताऊ जैसा, वो 15-20 आदमी बीच में बुला लेता है, घेर लेता है और उसके बीच में हमारी बेइज्जती करता है भयंकर। ये मास्टर हैं, जयपुर बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं और इनको 2.75 की टेबल नहीं आती।
अब उनको कैसे क्लियरफाई जस्टिफाई करें कि कैलकुलेटर नाम की भी कोई चीज होती है इस दुनिया में। जब भी आप मल्टीप्लाई करना चाहो आप कैलकुलेटर क्या काम है ऐसे बताओ, आप कैसे बताएं? तो तुम भी याद कर लो 2.75 की टेबल, फिर लंका लगाओ बढ़िया बढ़िया बच्चों की। लिखो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, बताओ कितने महीने का पीरियड होता है? अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का होता है? तो लिखो इट इज ए 12 month पीरियड, इट इज 12 month period in which financial transactions are recorded. So sir, right answer is D. हाँ जी, right answer is D. Okay. 12 month period in which financial transactions are recorded. In which financial transactions are recorded and get final result. And get final result. फाइनेंशियल ईयर देख लो नीचे, फाइनेंशियल कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर कहां से कहां तक होता है? 31 मार्च। फाइनेंशियल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर कहां तक? 31 मार्च तक होता है। और अगर कैलेंडर ईयर है तो कैलेंडर ईयर कहां चालू होगा? 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर। मैं कल पर से बच्चों को बता रहा था ये फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो अपन अप्रैल फूल बनाते हैं, 1 अप्रैल अपन क्या बनाते हैं? नहीं बनाते सर, बचपन में बनाया करते थे अपन लोग, है ना? क्यों बनाते? ऐसे ही कोई आइडिया? ये ऐसे ही था, मतलब पहले जो ईयर था ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट था 1582 के अंदर। रोम में क्या हुआ कि फिर इसको चेंज करके किस पे शिफ्ट हो गए? कैलेंडर ईयर पे शिफ्ट हो गए। अब क्या था कि पहले सोशल मीडिया थी नहीं कि बात अभी निकली और वायरल हो गई, था नहीं, मतलब या तो न्यूज़पेपर के थ्रू बात फैलती थी या बस यही तरीका था, या लोगों से थ्रू ग्रेपमैन कम्युनिकेशन, इसने इसको बताया इसने इसको बताया। तो जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई वो तो कहां पर शिफ्ट हो गए? जनवरी में। जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची वो अभी तक किसमें काम कर रहे थे? 1 अप्रैल से काम कर रहे थे। तो जिनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो जो नॉलेजेबल लोग थे वो हंसते थे किसके ऊपर? जिनको ये बात पता नहीं थी कि पागल आदमी बता अभी तक किधर जी रहा है, अप्रैल से मार्च में जी रहा है, किधर जाना तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए? कैलेंडर की ओर। तो लोगों पे हंसा करते थे, उस हंसने के चक्कर में 1 अप्रैल क्या बन गया? हाँ, तो पता नहीं हम लोग कहाँ रहते थे? अंटार्कटिका में। कहाँ रहते थे अपन? अंटार्कटिका। वहां से एयरलिफ्ट हुई और यहाँ आ गए पेंगुइन के साथ, ना? यही था। एक और आती इसके बारे में कि मतलब लोग ऐसे जैसे होता है ना कि कई कि यार अपन काम कर रहे, क्यों काम कर रहे? कमा रहे हैं फिर खर्च कर रहे हैं, सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जीवन में सुकून कहाँ है? कहाँ सुकून है? उसने फोन करा, मतलब ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसे ओपन नोटिफिकेशन डाला कि 1 अप्रैल को फिर यहाँ पर मतलब एक कोई जगह है, यहाँ पर मस्त पार्टी होगी, सब लोग इकट्ठा होंगे, ये खाने को मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब इससे मिलेगा। हाँ, लोगों यही चाहिए। 1 अप्रैल चलते हैं वहां पर, वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होगी। फिर उसने माइक ले कहा कि अप्रैल फूल, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बनाया, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अपने को जीवन में ऐसा सोचना चाहिए, खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने बारे में बातें करनी चाहिए। फिर उन्होंने ट्रेंड बना लिया कि 1 अप्रैल को हमेशा यहाँ पर इकट्ठा होंगे, हंसी मजाक करेंगे, ये सब। तो उसके ऊपर भी है। तो ये 2 स्टोरी है अप्रैल फूल की, जो भी आपको उचित लगे याद कर लेना, लेकिन ये 2 याद कर लेना। फाइनेंशियल कहां से कहां तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और कोई कोडी पागल सन की आदमी है वो कहीं चालू करो कहीं बंद करो, मतलब सोल प्रोप्राइटर है, उसकी जैसी मर्जी होगी वैसे चलेगा वो। तो वो कहीं नाम है तो 1 जुलाई को चालू करूंगा, चालू कर 1 जुलाई को, और 30 जून को खत्म करूंगा, 30 जून को भी कर सकता है।
क्वेश्चन एक है जो आपसे पूछना बनता है, वो ये बताइए क्या फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है? इतना इजी होता तो मैं तुमसे पूछता, क्या फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है? कैसे? कैसे नहीं पता? पता तो है, सोचो। हाँ, बुक्स नहीं, बुक्स की जगह बोल बिजनेस। दुकान ही बेचनी हो तो क्या 31 मार्च का वेट करोगे कि नहीं 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 अभी नहीं बेचेंगे, अभी 31 मार्च आई नहीं है कभी भी? तो जब बेचोगे अकाउंट्स कब तक के बनेंगे? तब तक के बनेंगे। दुकान चालू करनी हो तो वेट करोगे 1 अप्रैल का? नहीं नहीं यार, अभी फाइनेंशियल आया नहीं है, अभी दुकान सारी 1 अप्रैल चालू करेंगे। कभी चालू कर सकते हो। और अकाउंट कब क्लोज करने पड़ेंगे? 31 मार्च को। तूने जनवरी में बिजनेस चालू करा तो अकाउंट तो क्लोज करोगे तो स्टार्टिंग वाले ईयर में, फर्स्ट ईयर में, और या एंड वाला जो ईयर होगा वो वाले केस के अंदर अकाउंट है वो 12 महीने से कम का भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो तुमने 1 फरवरी को बिजनेस चालू करा है, अब 1 फरवरी को चालू करा, 31 मार्च आएगी 2 महीने बाद। अब 2 महीने क्या बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा? तो तुम इसको 14 महीने का ही बना सकते हो, मतलब अगले साल के 31 मार्च तक लेके जा सकते हो। तो पहला पहला जो फाइनेंशियल है वो 12 से कम का भी हो सकता है, 12 से ज्यादा का भी हो सकता है। लेकिन अपकमिंग जो ईयर आएंगे उस सब में कितने कितने महीना रहेगा? 12। चलो नेक्स्ट, एक और पेज चाहिए अपने को। कितनी? 5 हो गई क्या? अब लिखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट ये तो पता है आपको, ये क्या बताती है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बताती है? बोलो। हाँ बस, हाँ थोड़ा और एलोबरेट करो। हाँ और बोल, सही है। बिजनेसमैन जो है वो और बिजनेस एक ही है या अलग अलग है? यही तो है। देखो, बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट। आ जाओ आ जाओ। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होंगे? सेपरेट होंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल। आगे लिखो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल and capital is the liability of business. Amount invested by businessman is known as capital and capital is the liability of business. इसी कंसेप्ट के बेस पर कैपिटल है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, याद रखना। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? अलग अलग है। बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करा है वो कैपिटल है, और वो कैपिटल लाइबिलिटी है बिजनेसमैन बिजनेस की, कि जिस दिन बिजनेस खत्म होगा वो सारे पैसे किसको ट्रांसफर होंगे? ओनर को। तो दोनों बोथ क्या है? सेपरेट एंटिटी है। अपन जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे या बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस। पर्सनल ट्रांजेक्शन में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बिजनेस से अगर पर्सनल ट्रांजेक्शन पे होते हैं तो उसे ड्रॉइंग्स बोलेंगे, और पर्सनल चीजें अगर वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। दोनों एक नहीं है। चलो बिजनेस एंटिटी तो भी। इसके बाद लिखो आप, ये अच्छी कंसेप्ट है, मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट ये मटेरियल से बना है ना? मटेरियलिटी कंसेप्ट। देखो, मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बताती है कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उनके मैटर के हिसाब से, और मैटर डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज पर। जिस तरीके का बिजनेस होगा या जिस साइज का बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन मैटर करेंगे या नहीं करेंगे। एग्जांपल देखो, अगर डिजिट ये है ऐसी खूब सारी डिजिट है, तो
इन सब का जब टोटल किया जाएगा या इनको जब कंसीडर करते हैं तो ये वाली डिजिट छोड़ देते हैं, इसको मान लो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ऐसा लिखने का रीजन, क्योंकि अगर आप इन सब को भी कंसीडर कर सकते हो तो आपकी गलती होने की चांसेस ज्यादा है। अकाउंट्स में से एक स्लोगन चलता है, आप लोगों ने पता नहीं सुना है या नहीं सुना है, इसको राउंडेड ऑफ करना बोलते हैं, ये तो पता है आपको इसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे स्लोगन चलता है कि जितनी तुम्हारी सैलरी है उतने तो हम राउंडेड ऑफ कर देते हैं, जितनी तुम्हारी क्या है सैलरी है उतने तो हम क्या कर देते हैं राउंडेड ऑफ कर देते हैं। क्योंकि डिजिट अगर आप ये काम में लो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनको अगर कंसिडर भी करोगे तो कितने का फर्क है, 2-3 हजार रुपया फर्क आएगा। लेकिन मैटर अपने लिए क्या कर रही है, ये वाली डिजिट ज्यादा मैटर है ना, तो इनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इनमें गलती हो सकती है, चलेगा। इसमें तो क्या हो गया, अरे इसको 667 की जगह तुमने 660 भी लिख दिया तो कितने का फर्क आएगा, 7 रुपए। तो करोड़ रुपए के अंदर 7 रुपए से तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो वो ध्यान देता है, मैटर करता है इन सब चीजों के लिए। लेकिन अगर उस बेचारे का बिजनेस ही इतना ही रुपए का है तब ये मैटर करेंगे या नहीं करेंगे। तो मटेरियलिटी डिपेंड्स करती है बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज पर। जितना बड़ा बिजनेस होगा उस पर उतने ही स्मॉल ट्रांजेक्शन। अपन एक पेटी केस बुक का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, पेटी केस बुक को क्यों अपॉइंट करते हैं अपन, क्योंकि मैन कैशियर है वो अपना बर्डन क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है कि छोटे मोटे खर्चे को रिकॉर्ड करेगा, दिमाग खराब होगा, इसके चक्कर में बड़े वाले ट्रांजेक्शन गलती कर देगा वो, है ना, जो कि राइट ऑफ नहीं हो पाएंगे या रेक्टिफाइबल नहीं होंगे। तो इसलिए क्या करता है 500-700 रुपए किसी को देता है कि तू करता रहे, छोड़, जो भी करना है तो कर लेना, मेरा दिमाग मत खराब कर। तो ये स्लोगन याद रखना। क्या स्लोगन याद रखोगे, जितनी तुम्हारी सैलरी है उतने तो हम हजारों करोड़ों रुपए तो हमने ऐसे किताबों में ऐसे बिना टोट रखे ना छोड़ रखे हैं, है ना, कितने लाखों की तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई आज तक, कम मत आंकड़ा। ठीक है, तो लिखो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग देयर material effect. Transaction are recorded according their material effect, and materiality depends. Transaction are recorded according their material effect, and materiality depends on business nature and size. And materiality depends on business nature and size. इसमें तुम एग्जांपल लिख सकते हो। एक तो एग्जांपल लिख दो राउंडेड ऑफ करना कि डिजिट राउंडेड ऑफ, एग्जांपल लिख दो डिजिट राउंडेड ऑफ, मतलब डिजिट को क्या करते हो राउंडेड ऑफ करके लिखते हो, डिजिट राउंडेड ऑफ। एक आप लिख दो कैलकुलेटर एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। एग्जांपल लिख लो कैलकुलेटर एक्सपेंस, कि कैलकुलेटर खर्चे को अपन क्या मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंस मानोगे या रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो लिखो कैलकुलेटर एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस नहीं मानोगे आप। आया बोलो यहां तक, कैलकुलेटर एक्सपेंसेस विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। आया बोलो। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताओ क्या बताती है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही हैं, अलग अलग है। बिजनेसमैन ने बिजनेस जो कुछ भी लगाया उसे क्या बोलते हैं, और कैपिटल बिजनेस की एसेट है लायबिलिटी है। ठीक, ये तो आ गया आपको समझ। अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का, 12 महीने। फाइनेंशियल कहां से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और कैलेंडर ईयर। फिर मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बताती है कि ट्रांजैक्शन को अपन रिकॉर्ड करेंगे उनके मटेरियल इफेक्ट के कारण, और मटेरियलिटी डिपेंड करती है बिजनेस के साइज और नेचर के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि कई सी दुकानों पे नमक के जो बैग होते हैं वो दुकान के भारी पड़ रहे थे, देखा होगा, नमक के जो बैग होते हैं वो दुकान के भारी पड़ रहे थे। क्यों, क्यों पता नहीं क्यों, अरे नमक की कुछ वैल्यू है तो तभी उसे वो दुकान के अंदर रखना नहीं चाहता। दुकान के अंदर रखेगा तो जगह गिरेगी, तो किराए का पोर्शन उस पर जाएगा,
तो जितने का नमक नहीं उतना तो उसके ऊपर किराया चला जाएगा, तो इसलिए वो वहां रखता है दुकान के बाहर रखता है। लेकिन गोल्ड की दुकान में गोल्ड को दुकान के बाहर रखता है, ले जाना क्या फर्क पड़ता है, रखते हैं। या जस्ट इमेजिन एक कबाड़ी की दुकान देखी तुम लोगों ने, नहीं देखी? कबाड़ी तो समझते हो, ये किताबें तुमने जिसको बेची है दिवाली के टाइम पे, बेच दी सारी किताबें 11th 12th की, अड़ोस पड़ोस वाले भी ढूंढ ढूंढ के बेच दी, नहीं बेची? बेच दी, तो मैडम गरीब बेच दी सर, दिवाली के ऊपर बेच दी। हाँ, ये काम बढ़िया किया। कम से कम वो ये रजिस्टर तो रखे होते हैं, अकाउंट्स के इकोनॉमिक्स रजिस्टर तो रखे होंगे, होते हैं ना? हाँ, तो जो कबाड़ी वो ले गया वो सामान, ठीक है। अब तुम्हें एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, ठीक है, एक ही सीसीटीवी कैमरा। कहाँ लगाओगे? जहां पे कबाड़ का सामान रखा है वहां लगाओगे, या जहां पर कैश रखा है उसका वहां लगाओगे? तो सुन तो लो सारे ऑप्शन। या मेन डोर है जहां से एंट्री होती है वहां लगाओगे, या अपने घर ले जाओगे? मेरे रूम में लगाऊंगा। 4 ऑप्शन है, कौन से लगाओगे? मेन डोर पे। क्या करोगे मेन डोर पे देख के? कौन अंदर आया कौन गया ये उसको देखते रहोगे, और वो अंदर आया वो कैश ले गया उठाई सारा, किस पे लगाओगे? कैश पे। लेकिन अगर गोल्ड की दुकान है फिर कहां लगाओगे? सर पूरी दुकान लगाएंगे, है ना? तो मेटेरियलिटी डिपेंड करती है बिजनेस के साइज और नेचर पर। जिस टाइप का बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग ही मैटर। मतलब कबाड़ का जो सामान रखा है, जो गुड्स रखा है, उस पे लगाओगे, हो जाएगी चोरी, क्या फर्क पड़ेगा? लोग उससे परेशान थे तभी तो बेच के गए उसको, है ना? हाँ, ठीक है। तो मटेरियल डिपेंड करती है बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज पर, ठीक है। एक और लिखो, ये कंसेप्ट आपके काम की है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आती है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ये जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया उनके लिए भी काम किया, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। सीबीएसई आरबीसी या कोई इससे अलग बोर्ड से भी, आईबी से, उनसे भी है? आप हो आईबी बोर्ड से? आरबीएस सीबीएसई हो ना, ठीक है। इसके बारे में सुना है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? हाँ, प्रूडेंस है इसका नाम। क्या होता है? तुम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो पता नहीं था कि इसको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलते हैं। 12th में ईमानदार सुनना, कितने बच्चों ने घर पे बोल रखा था कि देखो स्कूल में तो पढ़ाई वढ़ाई होती है नहीं, और कोचिंग वाले ने भी कोर्स टाइम पे पूरा करवाया नहीं है, ये बोल रखा था। एग्जाम बहुत टफ हुआ था इस बार, पेपर बहुत डिफिकल्ट आए थे, ये बोल रखा था, है ना? और एक तुम लोग मुझे पढ़ने कहाँ देते हो? जब भी मेरा पढ़ने का टाइम होता है तो तुम लोग मुझे कभी बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, कभी इस शादी में कभी उस शादी में वहां पर लेके जाते हो। तो उम्मीद मत करना कि इस बार मेरे क्या आएंगे परसेंटेज अच्छे आएंगे। आप लोग अगर यही रवैया रहा तो अगले 10,000 साल तक मेरा रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये नहीं बोलते तुम लोग? बोला ऐसा? अरे बोलो हाँ ना, तब तो बात आगे बढ़ पाएगी। कुछ ने बोला है, कुछ ने नहीं बोला है। तो वो जो कंसेप्ट जो तुमने काम में ली है वो कौन सी कंसेप्ट है? कंजर्वेटिज्म। म्हणजे फ्यूचर के लॉस को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेना, वो कौन सी कंसेप्ट होती है? कंजर्वेटिव। तुम्हें पता था कि तेरा रिजल्ट का रहने वाला थोड़ा हल्का रहने वाला है, तो तुमने पहले ही माहौल बनाया घर पे, नहीं बनाया? पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था इस बार, बाकी उससे पूछ लो, उसका भी बेकार गया, इसका ही बेकार गया, इसका। और जब रिजल्ट आएगा, जैसे आरबीसी में रिजल्ट आएगा, तो सबसे पहले टॉपर को ढूंढा था या अपने आजू बाजू वालों को ढूंढा था? आजू बाजू वाला। जैसे मेरे 70 आया तो मेरे से कम किस किस के हैं उनको ढूंढ लो। हाँ, अब एग्जाम्पल इनका ही सेट करना है। देख लो, इसके कमाए हैं, इसके कमाए, इसके कमाए, तो आपका बेटा कौन सा प्रधानमंत्री का बेटा है? उसके भी इतने आएंगे। तो अपन फ्यूचर लॉस को क्या करते हैं? पहले ही रिकॉग्नाइज करते हैं। वो कौन सी कंसेप्ट होती है? कंजर्वेटिव। फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाए। मतलब एग्जाम देते भाई, एग्जाम सेंटर तो डीजे लेके आए थे कि एग्जाम तो दे दिया है, अब ऑल इंडिया रैंक मेरी है,
ऐसा नहीं है जब ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी फिर 4 बार चेक और करूंगा मेरा नाम और ये। अभी इसमें था ना यूपीएससी में था एक, मतलब वो बेचारा लड़का बेवजह फंस गया, मतलब गांव वालों को पता था कि इसने यूपीएससी का एग्जाम दिया है। फिर यूपीएससी एग्जाम में क्या कि लिस्ट आती है कि कौन कौन से कितने कितने रैंक आई है। तो मनीष नाम था उसका, सरनेम था नहीं उसके आगे, और उसके आगे रैंक थी 1997, मतलब 997, 997 उसकी रैंक थी। गांव वालों को पता ही था कि इसकी ये रैंक है, मतलब इसका ये नाम है, इसने एग्जाम दिए हुए रैंक दिखा, मनीष का नाम है, भाई तो रैंक आ गई, माहौल सेट कर दिया। ये अलवर के पास का था, मतलब उसको जाके बोला इधर तो रैंक आई, रैंक आई। उसको तो पता ही था कि आएगी कि नहीं आएगी, उसका आइडिया था। उसने देखा अब माहौल जब बन चुका था तो वो क्यों मना करेगी मेरे नहीं आई है। उसने कहा कि रैंक तेरे भाई की है 997। फिर अब यूपीएससी में सेलेक्ट हो, यूपीएस समझते तुम लोग? नहीं समझते? क्या बनते हैं उससे? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस, ये सब बनते हैं। तो विधायक तक बात पहुंच गई, मतलब अलवर के विधायक, उनको भी पता कि यार गांव का ही लड़का, फिर कहानी बन जाती है, मतलब फार्मर किसान का बेटा है जो झाड़ू लगाता था, ये करता था, उसका बेटा ये बन गया है। तो हो जाता, जैसे गांव में कोई भी फंक्शन था तो उसको बुलाया, उसको माड़ा वाड़ा पहना, विधायक सांसद तक पहुंच गया, वहां पर उसको नॉमिनेट कर दिया, ये सब। अब उसको ये था कि जैसे ही वो लाइमलाइट में है तो न्यूज रिपोर्टर वाले लोग आएंगे, वो उनसे रोल नंबर पूछेंगे। तो उसने क्रॉस चेक करा होगा अपना, तो क्रॉस चेक करा तो कि मैं मनीष तो ये हूं नहीं, ये मनीष तो और कोई है। अब क्या हो, तो उसने क्या करा कि मतलब एआई से उसने क्या करा कि जो रोल, फोटो भी उसने थोड़ी मिक्स कर दी, जो रोल नंबर उसके थे एक्चुअल में वो वाले अपने में डाल दिए, और ये सब करके उन्हें फिर उसने एक दो फोटो जो इंटरव्यू की गई एआई से फोटो बनाई, फिर उसका प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, हाँ फोटो बनाई उसने एआई से। और इससे जो यूपीएससी की जो सिलेक्शन कमेटी था इंटरव्यू होता है उसके बाहर लोग दिखाते ना फोटो, पीछे से यूपीएससी बोर्ड लिखा होता है, आगे वो लगा था, वैसे उसने फोटो बनाई और अपलोड कर दी। फिर बाद में न्यूज रिपोर्टर वाले उसकी इंक्वायरी करी, आपने कहाँ से करा, क्या करा, कैसे करा। तो फिर वो जो एक्चुअल मनीष था उसको पता लगा, उसने कहा कि मैं केस करूंगा तुम्हारे ऊपर। फिर उसने न्यूज रिपोर्टर को कहा कि यार माहौल बन चुका था गांव में, सब लोग मुझे रेस्पेक्ट देने लगे, तो यार मतलब कुछ हो सकता है। तो अपन ऐसा, अपन तो उल्टा बनाएंगे माहौल पहले, ठीक है। तो ये कौन सी कंसेप्ट है, क्या बताती है? फ्यूचर के लॉस को पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक रियलाइज नहीं हो जाए। तो लिखो फ्यूचर लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड और अकाउंट्स इसी एजम्पशन पर होती है ना कि फ्यूचर के लॉस को रिकॉग्नाइज किया। लिखो फ्यूचर लॉस विल बी रिकॉग्नाइज बट फ्यूचर प्रॉफिट विल बी रिकॉग्नाइज आफ्टर रियलाइजेशन, but future profit will be recognized after realization, will be recognized after realization। एग्जाम्पल लिखो एक तो इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब अपने को पता है कि बैड डेट्स होंगे लेकिन इन फ्यूचर होंगे, कितने डूबेंगे इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन डूबेंगे जरूर। तो इसके लिए अपन पहले से कोई अमाउंट बचा के रख लेते हैं। तो वो कौन सी कंसेप्ट बचा के रखते हैं? कंजर्वेटिव कौन सी कि फ्यूचर में डूबेंगे, अभी तो डूबे हैं। उसके लिए एक आता है स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन। बताओ स्टॉक वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट और आगे लाइन बोलो, कॉस्ट और ना 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 ना, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is लेस। स्टॉक का वैल्यूएशन ऐसे होता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस या कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is लेस। आपने स्टॉक खरीदा 14,000 रुपए का, मार्केट प्राइस उसकी 12,000 रुपए हो चुकी है, तो रिकॉर्ड कितने पे करोगे? 12 पे। कहते ना स्टॉक की प्राइस गिर गई, लॉस हो गया। स्टॉक
पहले मार्केट प्राइस रूल करते हैं। जो दोनों में कम हो उस पर रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, जैसे आपने चांदी के बारे में भी नहीं सुना पिछले कुछ दिनों के अंदर कि चांदी 4 लाख तक चली गई थी, फिर क्या 3.5 लाख पे आ गई, तो 50 लाख घाटा हो गया। जबकि वो एक्चुअल घाटा थोड़ी हुआ है, जिस दिन बेचोगे तब होगा घाटा तो। लेकिन अगर उसकी प्राइसेस क्या होगी, चुकी है गिर गई है, तो उसे कौन सी प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे, गिरी हुई प्राइस पर। अगर ये प्राइस अगर बढ़ चुकी है, अब किस पे रिकॉर्ड करोगे इन दोनों में से? 14 पर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। और हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हम कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट पढ़ते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए पढ़ते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। उनकी अगर प्राइस गिर जाओ चाहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करंट एसेट्स को ऑलवेज रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कितने बच्चों के घर पे दुकान है या दुकान देखी है जिन लोगों ने? दुकान है कितने बच्चों के? है, काय की दुकान है? किराने की दुकान है। तो कई बार घर वाले कहते नहीं कि यार चीनी के भाव गिर गए, घाटा हो गया, जबकि चीनी दुकान में पड़ी है। घाटा तो कब होगा? जब बेचोगे तब। लेकिन पता है कि फ्यूचर में बेचेंगे तब घाटा होगा, उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं। अब चीनी के भाव बढ़ गए तो घर वाले कहते हैं कि मस्त बंगला बना लो, अब तो चीनी के भाव बढ़ चुके हैं। नहीं, उसको बेचेंगे, बेच के जब प्रॉफिट कमाएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लेस। एएस याद करो, साथ में एएस और याद कर लो, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। स्टॉक वैल्यूएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? कल ये जितनी भी आपको कंसेप्ट बताइए ये सारी याद होनी चाहिए, है ना? पट गया होगी। चलो बाकी बातें आपको कल बताएं।